क्लासेज के डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको राजस्थान के पंच पीरों के बारे में बताया था और राजस्थान के जो 5 पीर है, जैसे बात करें रामदेव जी महाराज की, पाबू राठौड़, गोगा चौहान, हड़बू सांगला और मांगलिया मियाँ जी के बारे में मैं आपको बता चुका था। तो आज अपन उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अगले जो टॉपिक आता है अपना राजस्थान हिस्ट्री का, जिसमें अपन पहले कुछ रियासतों के इतिहास पढ़ चुके थे, लेकिन आज अपन एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं और आज अपन पढ़ने वाले हैं मेवाड़ के इतिहास के बारे में। किस प्रकार मेवाड़ में गुहिल और सिसोदिया वंश के द्वारा शासन किया गया और कौन कौन से यहाँ पे पराक्रमी सम्राट हुए और उन शासकों के द्वारा क्या क्या निर्माण कार्य करवाए गए, किस प्रकार से अपने साम्राज्य पर विजय हासिल की गई, तो उन सब बातों की चर्चा आज अपन करने वाले हैं। तो आज अपन सबसे पहले जो मेवाड़ का जो राजवंश आता है उसकी उत्पत्ति से संबंधित स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले अपन मेवाड़ की जो हिस्ट्री है उसको पढ़ने से पहले अगर आप मेरे से पूछो कि सर ये जो मेवाड़ वाला पार्ट है, मेवाड़, इस मेवाड़ में वर्तमान का कौन कौन सा क्षेत्र या वर्तमान का कौन कौन सा जिला इस मेवाड़ वाले रीजन में आता था, यानी इस मेवाड़ रियासत में आता था, तो आप याद रखोगे कि सर वर्तमान चित्तौड़, बात करें अपन वर्तमान के चित्तौड़ की, उसके अलावा राजसमंद, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, और उदयपुर, तो ये वाले जिले प्राचीन काल में मेवाड़ रियासत के भाग थे, या मेवाड़ में इन 5 जिलों को शामिल किया जाता है। चित्तौड़ हुआ, राजसमंद हुआ, भीलवाड़ा हुआ, प्रतापगढ़ हुआ। और अगर अपन बात करें इस मेवाड़ रियासत के प्राचीन नामों की, प्राचीन नाम, तो प्राचीन नाम आप बताओगे मेदपाट, शिवी या प्रागवाट, मेदपाट, प्रागवाट, उसके अलावा शिवी जनपद, तो इन नामों से भी इस मेवाड़ को जाना जाता था। अर्थात मेवाड़ के प्राचीन नाम बताओगे आप मेदपाट, प्रागवाट और शिवी जनपद। और बात करें अगर अपन इस शिवी जनपद की, तो इसकी जो राजधानी थी, वो राजधानी अपन को क्या मिलती है, माध्यमिका। इसकी जो राजधानी मिलती है अपन को, वो क्या मिलती है, माध्यमिका। तो प्राचीन नाम मेदपाट, शिवी, प्रागवाट और शिवी जनपद की जो राजधानी मिलती है वो अपन को क्या मिलती है, माध्यमिका। आगे अगर अपन बात करें तो अगर जो अपन मेवाड़ की बात करें, तो मेवाड़ में अगर कुलदेवता की अगर अपन बात करें, मेवाड़ रियासत के कुलदेवता, क्योंकि आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, फिर उसके बाद में अपन हिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं। तो मेवाड़ रियासत के अगर अपन कुलदेवता की बात करें, तो ये अपने आप को क्या है, अपने आप को एकलिंग नाथ जी का दीवान मानते थे। एकलिंग नाथ जी का दीवान मानते थे।
अर्थात ये जो मेवाड़ रियासत के जो भी शासक हुए हैं वो अपने आप को किसका दीवान मानते थे? एकलिंग नाथ जी का दीवान मानते थे। और अपनी अगर कुलदेवी की बात करें तो इस मेवाड़ रियासत के शासकों के द्वारा अपनी जो कुलदेवी थी कुलदेवी, तो कुलदेवी बाण माता को ये मानते थे, बाण माता। यानी अगर आपसे पूछे मेवाड़ रियासत के शासकों की कुलदेवी कौन सी थी तो आप बताओगे सर बाण माता। और मंदिर तो अपन जब मंदिर पढ़ेंगे उस समय मैं आपको बता दूंगा कि बाण माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है, उदयपुर में। तो अभी आप याद ये रखोगे कि मेवाड़ रियासत की कुलदेवी कौन सी थी? बाण माता। बात करें अपन आगे की तो इनके अगर अपन राज्य वाक्य की बात करें, राज्य वाक्य, तो राज्य वाक्य था इनका जो दृढ़ राखे धर्म को, राखे धर्म को, तिहि राखे, राखे करतार, करतार। इसका मतलब क्या है? जो अपने धर्म को दृढ़ रखेगा भगवान भी उसकी सहायता करेगा। ये इनका राज्य वाक्य था। तो राज्य वाक्य क्या था इनका? जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। उसके अलावा अगर अपन बात करें आगे तो जो मेवाड़ रियासत आती है, इस मेवाड़ रियासत के शासक, मेवाड़ रियासत के शासकों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सामोली अभिलेख से मिलती है। सामोली अभिलेख। सामोली अभिलेख से अपन को सबसे पहले ये जो मेवाड़ के शासक आते हैं इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो ये जो मेवाड़ के शासक थे ये अपने आप को सूर्यवंशी हिंदू मानते थे। यानी मेवाड़ के शासक अपने आप को सूर्यवंशी हिंदू मानते थे। अर्थात ये अपने आप को क्या मानते थे? सूर्यवंशी हिंदू मानते थे। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो ये जो मेवाड़ के शासक थे इन मेवाड़ के शासकों की मोनोत्नेन्सी के अनुसार 24 शाखाएं हुई है, जिनमें से दो महत्वपूर्ण शाखाएं मानी जाती है। एक तो आती है रावल शाखा और दूसरी आती है राणा शाखा। तो अपन मुख्य रूप से रावल शाखा और राणा शाखा के बारे में ही चर्चा करते हैं। तो एक बार मैं फिर आपको ये बता देता हूं, फिर अपन उत्पत्ति से संबंधित स्रोतों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मेवाड़ रियासत वर्तमान में इसका चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिले इसमें शामिल है। प्राचीन नाम की बात करें तो मेदपाट, शिवी, प्रागवाट इसके नाम थे। और शिवी जनपद की जो राजधानी मानी जाती है वह क्या थी? माध्यमिका, जो वर्तमान में नगरी चित्तौड़गढ़ में है। उसके अलावा अगर मेवाड़ रियासत के कुलदेवता की बात करें तो ये अपने आप को एकलिंगनाथ जी का दीवान मानते थे। और कुलदेवी मैंने आपको इनकी बाण माता बताया है। राज्य वाक्य जो दृढ़ राखे धर्म को भी राखे करतार। तो जो अपने धर्म पर दृढ़ रहेगा
भगवान भी उसकी सहायता करेगा। उसके अलावा मेवाड़ रियासत के शासकों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी अपन को सामोली अभिलेख से मिलती है। उसके अलावा मेवाड़ के शासक अपने आप को सूर्यवंशी हिंदू मानते थे। तो ये बातें अब आप नोट आउट कर सकते हो। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में आप अपना निश्चित लक्ष्य प्राप्त करें। तो इस प्रकार अपन ये मेवाड़ रियासत की रूपरेखा तैयार करते हैं। अब अपन उत्पत्ति से संबंधित स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। ये तो मैंने आपको बेसिक जानकारी बताई है कि ये मेवाड़ जो रियासत है इसके बारे में जो जानकारी है जो कभी कभी एग्जाम में सीधे तौर पर पूछ ली जाती है, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब अपन बात करेंगे उत्पत्ति से संबंधित स्रोतों की। उत्पत्ति से संबंधित स्रोत। उत्पत्ति से संबंधित स्रोत, तो अगर बात करें, एक स्थान आता है वल्लभी। वल्लभी, और वल्लभी कहां पे पड़ता है? गुजरात में। गुजरात में। ये मत किसने दिया था ये बात अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप क्या याद रखोगे, वल्लभी कहां पे पड़ता है? गुजरात में। और वल्लभी के एक शासक आते हैं जिनका नाम था शिलादित्य। शिलादित्य। और इस शिलादित्य की एक रानी थी और रानी का नाम था पुष्पावती। रानी का क्या नाम था? पुष्पावती। यानी गुजरात में एक शासक हुआ, गुजरात में एक स्थान पड़ता है वल्लभी, और वल्लभी का शासक था शिलादित्य, और शिलादित्य की जो रानी थी उसका नाम था पुष्पावती। तो होता क्या है, ये शिलादित्य की जो रानी थी पुष्पावती, ये एक बार अपने यहाँ से गुजरात से निकली और ये पूजा करने के लिए बाहर चली जाती है, और ये जब वापस लौटती है कहाँ पे? वल्लभी, तो रास्ते में इसको कुछ ब्राह्मण मिलते हैं। तो उन ब्राह्मणों के द्वारा इसको ये बोला जाता है कि जो शिलादित्य है ये युद्ध में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया है, और आप ऐसा करो, आप वहां पे मत जाओ, शिलादित्य के पास में मत जाओ। ऐसा किसने बोला? रास्ते में जो कुछ व्यक्ति मिले थे उन्होंने इस पुष्पावती से ऐसा बोला था। और इस शिलादित्य और पुष्पावती के एक पुत्र हुए थे, पुत्र, और पुत्र का नाम था गुहादित्य। गुहादित्य। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि शिलादित्य और पुष्पावती का एक पुत्र था गुहादित्य, लेकिन ये गुहादित्य छोटा था, तो ये किसी मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है, और पूजा कर कर जब वापस वल्लभी लौट रही थी तो रास्ते में इसको कुछ व्यक्ति मिले, और उन व्यक्तियों ने इस पुष्पावती से कहा कि शिलादित्य युद्ध में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया है और आप वापस वल्लभी मत जाओ। तो पुष्पावती क्या कहती है, क्योंकि ये बच्चा इन्हीं के साथ में था, गुहादित्य किसके साथ में था? पुष्पावती के साथ में। तो पुष्पावती कहती है कि नहीं, मैं तो वहां पे जाऊंगी, जब मेरे पति नहीं रहे तो मेरे को इस संसार से क्या मतलब है। तो उन व्यक्तियों को जो ये गुहादित्य था उन व्यक्तियों को सौंप दिया जाता है, किसके द्वारा? पुष्पावती के द्वारा। और पुष्पावती वापस वल्लभी चली जाती है और वहां पे जोहर कर लेती है। तो ऐसा माना जाता है कि वह जिन व्यक्तियों को ये गुहादित्य सौंपा गया था, तो जो शत्रु थे वह इस गुहादित्य को भी मारना चाहते थे, और गुहादित्य एक शिशु थे, तो जिन्होंने गुहादित्य को बचाया था, अर्थात पुष्पावती ने जिन व्यक्तियों को ये गुहादित्य सौंपा था, ऐसा माना जाता है कि इस गुहादित्य को काफी लंबे समय तक, अर्थात 10-15 साल गुफा में रखा गया था। गुफा में रखकर ही इसका पालन पोषण किया गया था। इसी वजह से बहुत सी किताबों में अपन को इसका नाम गुहादित्य देखने को मिलता है। फिर कालांतर में इसका नाम बदलकर क्या हो गया? गुहिलादित्य। 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 और इसी गुहिलादित्य को इस वंश का संस्थापक माना जाता है। इस वंश का संस्थापक
माना जाता है। अर्थात इसी गुहिलादित्य को जो गुफा में रहा था काफी लंबे समय तक, ऐसा किंवदंतियों के आधार पर माना जाता है। इसी गुहिलादित्य को इस वंश का संस्थापक माना जाता है। अब यहाँ पे संस्थापक की बात आ गई कि सर इस गुहिलादित्य को गुहिल वंश का संस्थापक माना जाता है, लेकिन स्थापना कब की इसने, आप ये भी तो बताओ। तो इसने इस गुहिल वंश की स्थापना कब की? स्थापना तो स्थापना आप बताओगे 566 ईस्वी में। 566 ईस्वी में इस गुहिलादित्य के द्वारा गुहिल वंश की क्या कर दी गई? स्थापना कर दी गई। लेकिन आप मेरे से ये पूछ सकते हो कि सर स्थापना तो कर दी, लेकिन आप कैसे बता रहे हो कि सर इसकी स्थापना 566 ईसा पूर्व में हो गई? तो मैं आपको वापस कहां पे लेके जाना चाहता हूं, सामोली अभिलेख में। तो बात करें अपन सामोली अभिलेख की, सामोली अभिलेख। सामोली अभिलेख, और ये जो सामोली अभिलेख है इसका जो टाइम है वो कितना है? 646 ईस्वी। सामोली अभिलेख का जो टाइम है वो कितना है? 646 ईसा पूर्व या ईस्वी सन कह सकते हैं अपन, ईसा पूर्व नहीं बोल सकते। तो सामोली अभिलेख का टाइम कितना है? 646 ईस्वी। अब इस सामोली अभिलेख में मेवाड़ के एक शासक आते हैं शिलादित्य। इस शिलादित्य के बारे में इस सामोली अभिलेख में बताया गया है, और शिलादित्य को गुहिल की 5वीं संतान माना गया है। यह आप बात मुख्य रूप से याद रखोगे कि जो शिलादित्य है उस शिलादित्य के बारे में अपन को जानकारी, या मेवाड़ रियासत का ऐसा पहला अभिलेख जिससे अपन को मेवाड़ रियासत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो वो कौन सा अभिलेख आता है? सामोली अभिलेख। और सामोली अभिलेख का टाइम की बात करें तो टाइम है इसका 646 ईस्वी। अब ये सामोली अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये शिलादित्य से संबंधित है। इसमें शिलादित्य के बारे में बताया गया है, और शिलादित्य को इस सामोली अभिलेख में गुहिल की 5वीं संतान बताया गया है। यानी ये अभिलेख किसका है? तो ये अभिलेख आप बताओगे सर ये शिलादित्य का अभिलेख है। किसका? शिलादित्य का। शिलादित्य। और शिलादित्य को इसमें 5वां वारिस बताया गया है। किसका? गुहिल का। तो शिलादित्य से पहले शासक कौन था? नाग। और नाग से पहले अगर अपन शासक की बात करें तो कौन था? महेंद्र। और महेंद्र से पहले कौन था? भोज। और भोज से पहले कौन था? गुहिल, जिसको अपन गुहिलादित्य या गुहादित्य भी कहते हैं। तो इस सामोली अभिलेख में इस शिलादित्य का टाइम कितना माना गया है? 646। अब अगर अपन बात करें कि 646 इस शिलादित्य का टाइम माना गया है। अब जो इतिहासकार G.H. ओझा आते हैं, इतिहासकार ओझा के अनुसार गौरी शंकर हीराचंद ओझा, यानी इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा क्या कहते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार सामोली अभिलेख का समय 646 ईस्वी माना जाता है, और इस ओझा के अनुसार इस शिलादित्य का टाइम कितना रहा था? 646। कितना टाइम रहा? 646। अब इस ओझा ने क्या किया कि यार ये हर शासक 20 अगर अपन इन सभी शासकों का समय 20 वर्ष मान लें, तो जैसे बात करें शिलादित्य का टाइम कितना आया? 646। बात करें अपन नाग की, तो नाग का टाइम कितना आता है? 600। अगर अपन इसमें से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाता है? 626। अगर अपन इसमें से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाता है? 606। अगर अपन इसमें से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाता है? 686। और अगर अपन इसमें से 20 घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाता है? 600 क्या 500। 586। और गुहिल की बात करें तो इसका टाइम कितना आ जाता है? 566। तो अब आप ये बता सकते हो क्लियर कि सर इस गुहिल का समय 566 किस आधार पर माना जाता है? तो
तो एक इतिहासकार आते हैं डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो ओझा के अनुसार ओझा को ये सामोली अभिलेख मिला और ये सामोली अभिलेख मेवाड़ के जो शासक आते हैं शिलादित्य, इस शिलादित्य से संबंधित है और सामोली अभिलेख 646 ईस्वी का है और इसमें शिलादित्य का समय 646 ईस्वी बताया गया है और शिलादित्य को गुहिल की 5वीं संतान बताया गया है। फिर इसने क्या किया, हर शासक का टाइम 20 वर्ष का मान लिया। तो शिलादित्य का 646, नाग का 626, महेंद्र का 606 और भोज का 586 और इस प्रकार गुहिल 566 में मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना कर देते हैं और इस प्रकार मेवाड़ में एक नए राजवंश की स्थापना हो जाती है। उसके अलावा कुछ मत और भी बचे हुए हैं, जैसे मूणोत्नैंसी के अनुसार यहाँ पे 24 शाखाएं बताई जाती है, जिसमें से 2 मुख्य शाखाएं बताई जाती है। एक जैन धर्म ग्रंथ आता है शत्रुंजय महात्म्य में, उसके अनुसार भी एक अलग परिभाषा दी जाती है। तो अपन उन सब परिभाषाओं की चर्चा करेंगे, लेकिन वो चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। तो आज के इस सेशन को अपन यहीं पे समाप्त करेंगे। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो, आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास करना। तो आज के इस सेशन को अपन यहीं पे समाप्त करेंगे। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।